शुक्र है याद आ गई थी, प्लेसेंटा प्रीविया की पूछी थी। सर्वाइवल ओवेरियन सीए का पूछा तो ओवेरियन सीए आया था। स्टेज 4 थी। जितने सारे सीएस का सर्वाइवल तो याद करना पड़ता है, हाँ सारों वो का मैं मेरे पास 5 ईयर है। सर्वाइवल। सारों का इकट्ठा एक मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको एंड पे दे दूंगी याद करने के लिए। सारों का इकट्ठा लिखा हुआ है। चले वलवल का केस करें शुरू। सीए से निकल आए हैं, वो सर्विक्स से बाहर आ जाएं। अब अंदर घुसे हुए अभी तक, कब से हम पहले इसके अंदर घुसे हुए थे, अब बाहर आ जाएं। हैं? आ जाए वलपा में, किसकी बारी थी? मुझे तो याद नहीं, लिखा हुआ है मैं सिर्फ ने। हाँ? मेरी थी डॉक्टर। मेरी कौन? मैं सना, डॉक्टर अच्छा, सना। सना की बारी थी, ठीक है। चले आ जाए जी, ठहरो। मैं वलवल सीए का। आज मुझे ना एक, मैं अपने ड्रॉ साफ करी थी तो मुझे एक 7वां रजिस्टर मिला है जिसके अंदर केसेस लिखे हुए थे। मैं कहा हाँ, ये रजिस्टर कहाँ था? पहले 6 रजिस्टर वाले तकरीबन सारे केसेस हो गए थे, एक नया निकला है रजिस्टर। जी। पहले एक मिनट। हाँ मैम, स्टार्ट करूँ? एक मिनट, मैं ना जरा केस सामने रख लूं जरा। चलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मैं गायनी के शोबे से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपकी गायनी की डॉक्टर हूँ। आज मैं आपका से कुछ सवालात करूँगी आपके मसले के बारे में और आपका मुआयना करूँगी, और इसमें मुझे आपके तावन की ज़रूरत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निदा है। निदा, आपकी उम्र कितनी है? और मेरी उम्र जो है वो 45 साल है। शादी को कितना अरसा हो गया? कितना पढ़ी लिखी हैं? और छोटे बच्चे के कितने बच्चे हैं? और छोटे बच्चे की उम्र क्या है? ऐसे नहीं पूछना, दोबारा पूछो। इतने 3 4 सवाल इकट्ठे नहीं फेंकने, तसल्ली से पूछें। अ, आपकी उम्र क्या है और शादी को कितना अरसा हो गया है? मेरी उम्र 45 साल है, शादी को 10 साल हो गए हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं और छोटे बच्चे की क्या उम्र है? मेरे 4 बच्चे हैं, छोटा बच्चा जो है मेरा 8 साल का है। कोई बच्चा फोर्थ या ज़ाया तो नहीं हुआ, या नहीं। कोई नहीं। मतलब सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं? जी, सारी नॉर्मल डिलीवरी है। छोटे बच्चे की आपकी क्या उम्र है? 8 साल। 8 साल। अच्छा, आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी आपको? अ, मुझे जो है ना डॉक्टर साहब, माहवारी का ही मसला है, मुझे दाग लगता ही रहता है। खुश्क प्रॉपरली नहीं होती है, कभी ब्राउन ब्राउन हो जाता है, कभी फ्रेश हो जाता है। वैसे तो मुझे आई थी अभी कोई 15 दिन पहले खुल के जो आई थी, लेकिन मेरा ना दाग ये जो है ना 6 महीने से मुझे यही मसला चल रहा है कि किसी अच्छा, टाइम भी छः ना महीने दाग से। लग जाता है। कोई टाइमिंग नहीं उससे होती। पहले, अच्छा उससे पहले आपको ठीक आती थी माहवारी? उसमें कोई मसला तो नहीं था? हाँ जी, 6 महीने पहले ठीक था, 6 महीने पहले कोई मसला नहीं था। हाँ, दर्द होता था नीचे, लेकिन अच्छा। माहवारी ठीक थी। अच्छा, अब ये आपको जो दाग लगता है वो मतलब उसमें कोई लूथड़े वगैरह तो नहीं आते, और साथ में कोई गंदा पानी मिक्स तो नहीं होता, कुछ इस तरह का कोई स्मेल आती हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कोई नहीं है। यहाँ मुझे खारिश बहुत ज्यादा होती है। खारिश अच्छा, कर ये करके ना खारिश। मेरे जख्म बन जाते हैं अब। अच्छा, ये खारिश सिर्फ निचले वाले हिस्से में होती है या जिस्म के किसी और हिस्से में भी होती है, और नहीं, बस जिस्म पे बाहर, कोई सफ़ेद धब्बे तो बाहर नहीं की बने तरफ हुए? ही होती है खारिश। रेशमी कपड़ा तो मैं पहन लूं तो मुझे ऐसे लगता है आग लग गई है। अच्छा, तो कोई सफ़ेद धब्बे तो नहीं बने हुए, या कोई नीचे दाना बना हो, या कोई जख्म बना हो? जख्म बने हुए हैं डॉक्टर साहिबा, काफी अब बन गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है उन्हीं में से ही कभी खून आ जाता है। अच्छा अच्छा। तो जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टियाँ तो नहीं महसूस होती? नहीं। अच्छा, मतलब आपको पेशाब जल के या बार बार तो नहीं आता, या कोई मतलब मोशन वगैरह तो नहीं लगे रहते, इस तरह का कोई मसला तो नहीं है? नहीं। पिछले कुछ अरसे में आपका कोई वज़न कम ज़्यादा तो नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा अच्छा। और इसके ये जो आपने मुझे बताया है कि माहवारी का मसला है,
इसके अलावा कोई आपको ठंडे पसीने गर्म पसीने तो नहीं आते, या आपको सर्दी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो? जी डॉक्टर साहब, ये तो मुझे हो रहा है 6 महीने से ना। अ, एकदम से जिस्म 6 महीने गर्म से हो हो रहा है? जाता है और एकदम से जिस्म अच्छा। ठंडा हो जाता है। नींद वगैरह का तो नहीं कोई मसला, या ये कोई हर टाइम इसी तरह परेशान रहती हो, इस तरह का कोई मसला होता हो? जी सॉरी, मुझे सुना नहीं। मैंने कहा नींद वगैरह का कोई मसला, नींद ठीक आती है, कोई जी जी। परेशानी का शिकार तो नहीं रहती? नहीं डॉक्टर साहब, बस कई खारिश होती है दिन में, तो फिर मुझे रात को भी कई दफा बड़ी खारिश। आपको कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? नहीं। किसी मसले के लिए कोई और मसला हो उसके लिए दवाई इस्तेमाल करी हो? ये जो आपको खारिश और ये जो मसला है, इसके लिए कोई दवा अद्वियात इस्तेमाल की हैं आपने? हाँ जी, ट्यूबें मैं लगाती रही हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन उससे कोई मुझे आराम नहीं आया। कोई प्रोविट जी फ़र्क नहीं एक पड़ा? दफा डॉक्टर ने दी थी लगाने के लिए, उससे थोड़ा सा आराम आता था, लेकिन फिर वो छोड़ दो तो फिर शुरू हो जाती है। और दाग तो अच्छा। किसी टाइम भी नहीं बंद होता। हम्म। तो खारिश का इसके अलावा मुझे ये बताएं कि घर में किसी और को तो नहीं इस तरह का कोई खारिश वगैरह का मसला? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, ख़ानदान में किसी को शुगर ब्लड प्रेशर का मसला हो, कोई छाती का, मेरी बच्चेदानी का, कोई दांतों का कैंसर, कोई और नहीं, मेरी कैंसर अम्मी हो? को शुगर थी। बाकी तो कोई नहीं, कैंसर का तो कोई मसला नहीं था। आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? नहीं। वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल हाँ करती हैं? वक्फे ماذا के قلتي लिए। مراول जी। دماغها مخوصة. जी। वक्फे के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? वक्फे के लिए मैंने कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते, हम विड्रॉल मेथड इस्तेमाल, बाहर ही खारिज करते हैं। अच्छा, ठीक है। और आप क्या कोई बच्चेदानी के मुंह से आगे शीशे पानी वाला टेस्ट है, वो कभी हुआ है? ये डॉक्टर साहब अभी हुआ था, लेकिन अभी मेरे इन्होंने किया, लेकिन अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। वैसे घर में सब आपके साथ ठीक हैं? आप बाज़त के साथ पूछना चाहती हूँ, तंबाकू नोशी, सिगरेट या नशावर कोई अशिया का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, और आप इसका आपके जो एक भी आपने बताया कि टेस्ट हुआ, इसके अलावा तो नहीं कोई और टेस्ट हुए, या कोई और मतलब आप जो बात मुझे बताना नहीं, चाहती अभी हो ये आपके कह रहे हस्बैंड के थे कि साथ? हमने आपका कोई टेस्ट करना है, अभी किया नहीं है को। ठीक है। और किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं। ठीक है। अब नाउ आई टू डू द एग्जामिनेशन माय पेशेंट। फर्स्ट आई विल डू आपने ना द हिस्ट्री में बीएमआई। जो है ना 6 मिनट लगा दी हैं। आज जी। स्पीड जरा स्लो रखी हुई थी, थकी हुई आवाज थी आज। चलें, एग्जामिनेशन मैं बता देती हूँ। वैसे सारा फिजिकल एग्जामिनेशन इसका जनरल फिजिकल और सिस्टेमिक और एब्डोमिनल नॉर्मल है। इसके जो बल्बल लोकल जो लोकल एग्जामिनेशन। लोकल के ऊपर जो है ना एक्सकोरिएशंस हैं, स्क्रैच स्क्रैच मार्क्स नजर आ रहे हैं, और छोट स्मॉल वाइटिश लीयंस हैं होल वल्वा के ऊपर। एक बहुत बड़ा अल्सर है उसका, राइट, नहीं, हाँ राइट राइट, उसके ऊपर लेबिया मेजोरा के ऊपर। वो है 1 × 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसके ऊपर अंदर से जो है वो ब्लड स्टिंच डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेनलेस है, पेनलेस है। ठीक है। और बाईमैनुअल वगैरह कुछ हुआ? हाँ, उस पर स्पेकुलम के ऊपर सर्विक्स जो है वो हाइपरट्रॉफिक है और हाइपरइमिक है। यूट्रस नॉर्मल साइज है, मोबाइल है, बाय फॉर्निसिस क्लियर है। और लिम्फ नोड इंग्वाइनल और या नहीं, कोई कोई और लिम्फ नोड लिम्फ? पैल्पेबल नहीं है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये है कि अच्छा, मैंने एक सवाल पूछना भूल गई ना, घर में समराइज किसी योर को केस था जी। का मसला था? घर में कि या किसी का मतलब आपके कोई ऐसा तो नहीं जिसको टीबी या दमे का कोई मसला हो? नहीं, अच्छा, ठीक है। समराइज योर आपने केस। एंड माय पेशेंट निदा एज 45 years, married for 10 year, para for abortion, zero last born child, 8 year old, all SVD, now presented with a complaint of spotting on and off, and a complaint of itching, and also complaint of discharge.
She has taken multiple treatment for this condition, but no relief. And there is no significant history of cancer in her family, but her mother is diabetic. On a general physical examination is normal, local systemic and abdominal examination is also normal, and on local examination there is a multiple lesions of with white excoriation, small whitish, and one ulcer is right labia. लेबिया साइज नहीं मुझे याद रहेगा, मैंने नोट नहीं किया. एंड ऑन परस्पेक्युलम साइज क्या? साइज मैंने लिखा नहीं 1 जल्दी into में. 1 centimeter. Size is 1 into 1 centimeter, and discharge positive, bloody discharge positive. On perspective examination, cervix is hypertrophied, and other findings are normal. ठीक है, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करो, मुझे लगता है आज थके हुए बहुत हो, इसलिए शायद ना मैडम डॉक्टर सना ने जो है वो डॉक्टर नाहिद की क्लास में भी प्रेजेंट किया था, बड़ा जबरदस्त प्रेजेंट किया था. हाँ वो ना बेचारी यार, वो मुझे उसके ना उसी से ही अंदाजा हो गया है कि जो है ना, आज वो उसकी स्पीकिंग स्पीड ही जो है ना वो इतनी वैसी नहीं है जैसे वो बोलती है. आज वो चाह रही थी कि बस जल्दी से केस खत्म हो जाए किसी तरह से. अच्छा, अब एक एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें आपने अल्सर्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में करना है ना, वो डॉक्टर राशिद लतीफ ने बहुत बहुत अच्छा अल्सर्स की जो है ना वो लिखवाया था हमें कि ये यूं आपने बोलना है इसको, ठीक है. उनका जो वल्वल का पिछले हमारे वाला सेशन का केस होगा ना वो देखना, उसमें उन्होंने ना अल्सर्स की डिस्क्रिप्शन बताना, पूछना जो है ना कि कैसे पूछना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. मैं अभी ढूंढ रही हूँ, शायद वो मिल जाए तो मैं वही अल्फाज आपको बताऊं ताकि. मैम उसमें वो यही था ना कि सिंगल मल्टीपल, फिर उसके बाद हम्म. सरफेस रफ और मार्जिन मार्जिन्स. रेगुलर इरेगुलर, हम्म. बेस बेस के बारे में एनी पूछना है इंड्यूरेशन. बिल्कुल. हाँ जी, हार्डनेस एनी देखना है, वो इंड्यूरेशन और सॉफ्ट है, एक्सटेंट, हार्ड है, टेंडर है, नॉन टेंडर है. ठीक और है. एनी डिस्चार्ज या टच टू ब्लीड. हाँ, टच, ब्लीड टू टच. ठीक है. तो ये आपने बातें जब अल्सर कोई बता देना कि देर इज एन अल्सर, तो अगर तो वो खामोश हो जाए तो डिटेल आपको बता दे तो गुड, अगर डिटेल वो ना बताए तो फिर आपने ये पूछना है साइज, साइट. वल्वा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पेरिफेरल है या लेफ्ट सेंट्रल है. और उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखते पूछना है कि इज इट इन्वॉल्विंग द क्लाइटोरस और नॉट. ठीक है, जी. क्योंकि जब आपकी ये सेंट्रल होगी उसकी मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी, और जो दूसरी है उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछना है. मैंने तो खैर आपको बता दिया कि राइट लेबिया के ऊपर है, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल है. ठीक है, तो ये बहुत पूछना है कि सेंटर को इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सेंटर से कितना दूर है. फिर उसके बाद आपने उसके मार्जिन्स देखने हैं, उसकी बेस देखनी है, डिस्चार्ज देखना है, ब्लीड टू टच देखना है, सॉफ्ट है, टेंडर है, सॉफ्ट है, हार्ड है. ठीक है. और उसके बाद ब्लीड टू टच है या नहीं है. ठीक है. इसके अंदर सना, जब भी आपने अल्सर लेना है तो आपने हस्बैंड का जरूर पूछना है. वो कह रही है मैं विड्रॉल मेथड यूज कर रही हूँ, तो आप हस्बैंड के पार्ट में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी सोचिए, ये कुछ वहां जी से ना मैम. आ रही हो, तो आप ये सवाल पूछें कि जाती नोयत का सवाल पूछ रही हूँ, आपके हस्बैंड के प्राइवेट निचले हिस्से के पार्ट पे कोई दाने तो नहीं बने हुए. ठीक है. जी जी. तो ये आपने जरूर इसमें पूछना है. ठीक है. जी ठीक है डॉक्टर कुरैश. हाँ जी, यही बातें आपने उनकी अल्सर में लिखी हुई है, साइट, साइज, मार्जिन्स, और ब्लीड टू टच और बेस. ठीक है. वल्वा के अंदर उन्होंने सर ने यही लिखवाई थी. ठीक है. जी मैम. ठीक हो गया. जी मैम ठीक हो On गया. the basis of history and examination, what is your differential diagnosis?
On basis of history and examination, my differential diagnosis include vulvar interepithelial neoplasia, vulval CA, vulval tuberculosis, or lichen sclerosis, infected हम्म lichen sclerosis वेरी हो गुड सकता वेरी गुड, लाइकन सिक्लेरोसिस हो सकता है, बिल्कुल उसकी वजह से हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जो है वो उसकी लीयन जो है वो हो गई हो, इन्फेक्टिव हो गई हो। है, इन्फेक्टिव ठीक है, लीजन हो हाउ विल सकता यू, है। ठीक है, हाउ विल यू ट्रीट, हाउ विल यू, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू परफॉर्म? First of all, I will need the investigation to check the general health profile of my patient, which बेसलाइन I need. नॉर्मल है, मुझे पता है आप लोगों को बेसलाइन अब आ गई है बतानी, तो वो नॉर्मल है। Okay. Okay, if any pap smear report, as patient told me, she अच्छा, has. बेसलाइन में मैं जो कंसीडर कर रही हूँ ना, वो सीबीसी, HCV, HIV, और हेपेटाइटिस बी, BS, रैंडम ब्लड शुगर, और यूरिन कंप्लीट ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ठीक इसके है। अलावा अगर आप बेसलाइन में कुछ और पूछना चाहेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह की इचिंग में एक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो क्या होगी? मैम LFT, और उसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि ब्लड प्रीनियल शुगर। इचिंग में जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है जो ब्लड यूजली शुगर। स्किन के अलावा अक्सर पाकिस्तान के अंदर वो होता है। सीरम फेरेटिन की जब डेफिशिएंसी होती है ना, तब भी आयरन डेफिशिएंसी। फेरेटिन, फेरेटिन आदिया ने बताया, फेरेटिन, तो वो जरूर पूछना है ऐसे इचिंग के केसेस में। ठीक है, प्रीनियल इचिंग में समटाइम देयर जी इज मैम। फेरेटिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से वैसे तो अनीमिक नहीं हो रही पेशेंट, उसके स्टोर्स नहीं होते, बट फेरेटिन इतना कम होता है, उसकी वजह से इचिंग होती है। ठीक है, तो इसमें एक आप सीरम फेरेटिन पूछ सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो एंड पे जी रखना है। ठीक है, ठीक है मैम। एनी पेप स्मेयर डन, देन आई वांट टू। जी, पैप्समियर शोज इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। ओके, अल्ट्रासाउंड पेल्विस to नॉर्मल है, see size of uterus, नॉर्मल है सब, endometrial thickness, पेल्विस normal अल्ट्रासाउंड है। नॉर्मल है। Okay, then any biopsy done? नो बायोप्सी इज डन। Okay. व्हाट इज और योर प्लान, यू वांट टू any। टेक बायोप्सी ऑफ दिस पेशेंट? दैट्स व्हाई यू आस्क इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी। जी मैम, बायोप्सीज की हम करेंगे, ओके, क्योंकि so इसमें how वो will you जो manage this अल्सर है, patient now? 1 सेंटर। How will you I will manage this counsel my, patient? first of all, I will on the counsel my patient about the diagnosis on the basis of history, examination, and investigation done up till now. Most probably, this lesion is can be malignant. My final diagnosis is based on the histopathology report. For that, I need further investigation. I will admit my patient for ओके, आपकी examination हिस्टोपैथोलॉजी की under रिपोर्ट के ऊपर जो है वो स्केमस सेल कार्सिनोमा आ गया, वल्वल। vulval squamous cell carcinoma आ गया है। तो then I will counsel my patient and family that she is having vulval cancer, and most probably it is a stage 1. But for the confirmation of staging, I will do the further investigation by involving the काउंसलिंग में multidisciplinary जुमला जरूर team. बोल दीजिएगा, आई विल ब्रेक द बैड न्यूज बाय फॉलोइंग द स्पाइक मॉडल। ठीक है, Spike model. Okay. बैड न्यूज है ना, And कैंसर आ गया तो after बैड न्यूज breaking है। bad news by following the spike model, I will do the further management by involving the multidisciplinary team, which include the tumor board, in which gynecological oncologist, medical oncologist, a radiotherapist, and tumor board is and a radiologist is involved. I will do further and do the examination under anesthesia, and I will do the further investigation which include the अच्छा, एग्जामिनेशन MRI अंडर of एनेस्थीसिया pelvic. पहले हो गया ना, तभी तो अच्छा बायोप्सी अच्छा हो की गया। है। Okay, sorry. हाँ, तो अब तो MRI एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया नहीं करेंगे, अब तो आप स्टेज के लिए MRI कराएं, कुछ इस तरह की चीजें MRI करें। for the lymphovascular space invasion and हाँ, lymph node involvement, बिल्कुल and बिल्कुल। extent of the disease. And after doing the MRI, as my patient
MR चलें, स्टेज ट्रीटमेंट। 1 है, व्हाट विल यू ट्रीटमेंट ऑफर विल यू गिव हर फॉर दिस? स्टेज 1, उसमें 1 सेंटीमीटर लीजन है हम्म। और डेप्थ भी उसकी 1 mm तक हम्म। है। सो फॉर इन्वेस्टिगेशन डन अप टिल नाउ, द स्टेज ऑफ माई पेशेंट इज 1A1 which has a good अच्छा, prognosis, and that is up till to 80 to 90% 5 year ट्रीटमेंट क्या survival. देंगी Uh, उसको? so ट्रीटमेंट ऑप्शन so बताइए। for the treatment, I will do the white local excision, गुड। अच्छा, for अब which व्हेन I यू will admit my patient. परफॉर्म द वाइड लोकल एक्सीजन, which further thing you required after wide local excision? इसमें हम सेंटिनल lymph node बायोप्सी करेंगे सेंट्रल लिम्फ नोड ऑन द बायोप्सी करेंगे। वो सेंटिनल lymph node नेगेटिव आ गई बायोप्सी। है, नेगेटिव है वो। तो आई विल डू द यूनिलैटरल lymph node dissection यूनिलैटरल, with इप्सिलैटरल करेंगे ना, वही वाले सेम साइड के ipsilateral तो ये बोलना है। ipsilateral यूनिलैटरल नहीं बोलना है, ipsilateral। इसमें कॉन्ट्रालैटरल और हाँ इप्सिलैटरल का वर्ड यूज करना है। हाँ, I will do the ipsilateral lymph node इप्सिलैटरल dissection of my करेंगे। patient, हाँ, and अगर for पॉजिटिव the आ जाएंगे तो बायलैटरल करेंगे। bilateral करूँगी। हम्म। अच्छा, इसमें एक ये कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वल्वल वल्वल सीए के अंदर आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के अंदर ना प्लास्टिक सर्जन्स भी आएंगे। प्लास्टिक सर्जन भी जो जी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी समटाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी लीजन्स हो, स्पेसिफिकली वल्वेक्टमीज जब होती है ना, रेडिकल जी ये जी। वो, तो फिर उसमें हमें प्लास्टिक सर्जरीज भी समटाइम्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, तो रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, और ग्राफ्ट इम्प्लांट, ठीक है। इसमें सिर्फ वाई लोकल एक्सcision और ग्राफ्टिंग की ऑप्शन देंगे हम पेशेंट को हाँ हाँ, बाद में। ग्राफ्टिंग की ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बात, इसमें आपकी टीम में ये भी आ जाता है। ओके, आपने एक एक्सरसाइज कर दिया, सब कुछ कर दिया। इज देयर एनी रोल ऑफ रेडियोथेरेपी एट स्टेज 1? स्टेज 1A1 में उसकी हम फॉलो अप में इतनी इसमें नहीं करते, 1A1 में नहीं करेंगे हम्म। ठीक है, रेडियोथेरेपी। 1A1 तक जस्ट में फॉलो नहीं अप करते करेंगे। लिम्फ तो नोड फॉलो अप में हम डायसेक्शन। फर्स्ट 2 ईयर में 3 to 6 मंथ करेंगे, क्योंकि उसका 2 ईयर में रिकरेंस ज़्यादा होती है। मैक्सिमम रिकरेंस विद इन 2 ईयर होती है, और आफ्टर 2 ईयर टिल 5 ईयर आई विल डू द 6 to 12 मंथली इसका फॉलो अप करूँगी। हाँ, चलिए जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं इसकी चीजों से, ठीक है, ताकि आपका एक दफा वल्बल सीए हो जाए, ठीक है। ये देखिएगा कि आपकी स्टेज 1 है, तो वो कंफर्म टू द वल्वा ही होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने स्टेज 1A तक जो है ना, जिसमें लेस देन 1 mm की इन्वेजन हो, तो उसमें आपने कोई लिम्फ नोड डायसेक्शन नहीं करनी होती, ठीक है। और इंडिकेशन के अंदर जो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी है, उसकी 4 इंडिकेशंस है। एक तो यूनिफोकल लीजन हो, इन्वेजन ग्रेटर देन 1 mm हो, ट्यूमर साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकल नेगेटिव ग्रॉइन रोड्स हैं, ठीक है। अगर तो आपकी सेंटिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाती है, तो आप सॉरी, इसके अंदर इप्सीलैटरल रिमूव कर दें, ठीक है। सॉरी, अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये बीच वाली लाइन गल नहीं है, ठीक है। अगर बोथ पॉजिटिव हैं तो आपने बायलैटरल निकालने हैं, और अगर इस नेगेटिव आ रही है तो आप सिर्फ उस साइड के निकाल देंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो बायलैटरल निकालने हैं, अगर नेगेटिव है तो सिर्फ उसी साइड के निकाल दें, ठीक है, सेम तो साइड के। बोले थे उसी वक्त चेक कर लेते हैं, लिम्फ नोड उसी वक्त चेक करवाते हैं फ्रोजन सेक्शन से। हाँ मैडम, ये मुझे भी पूछना है कि फ्रोजन सेक्शन करते हैं उसी वक्त जब हम एक्सcision नहीं कर नहीं, रहे होते हैं ये तो। बाद में भी निकल सकते हैं, वो तो हमने बाद में भी लेप्रोस्कोपिकली भी निकाल सकते हैं लिम्फ नोड डायसेक्शन, ठीक है। और फ्रोजन सेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर फ्रोजन सेक्शन की अवेलेबिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये लिम्फेडिनेक्टमी वाले पोर्शन जो है बाद में भी कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर में जरूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर फ्रोजन सेक्शन अवेलेबल हो तो इट इज गुड ऑप्शन। 1B से आगे जो है आपने रेडिकल वल्वेक्टमीज करनी है, ठीक है। और आपने सिर्फ जो है ना इसमें तो मैम इम्पोर्टेंट हम ये, लोग इसमें लिम्फ नोड जी जी, मैम इसमें हम लोग लिम्फ नोड साथ ही क्यों नहीं निकाल रहे? मतलब जब नेगेटिव भी आ रहा है तब भी तो हमने उस साइड के रिमूव करने ही करने हैं ना, तो साथ ही क्यों नहीं तो, निकाल रहे? तो हमने जब ग्रॉइन की डायसेक्शन करनी है तो फिर हमें ये तो पता होना चाहिए ना, पॉजिटिव इधर के भी निकालने, उधर से एक ही सुराख से जाएंगे ना,
दोनों तरफ अलग अलग तो नहीं करेंगे ना। ठीक है। ठीक है मैम वो। वो तो हमने फिर अगर अब हम खोल ही रहे हैं, डायसेक्ट कर ही रहे हैं, तो हमें क्लियर होना कि हमने ये भी निकालने हैं वो भी निकालने हैं। वेग नहीं ना डॉक्टर रहते। इसमें बटरफ्लाई और ट्रिपल इंसिजन का भी बताइएगा। वो अब इतना ना, वो पहले बड़ा पूछते थे। अब वो लियंस होती हैं, वो सेंट्रल की होती हैं, ट्रिपल वाइड लोकल इंसिजन में ट्रिपल इंसिजन देते हैं। और सेंट्रल के अंदर जो है वो इस तरह से बटरफ्लाई देते हैं, लेकिन वो अब कोई नहीं पूछता। उस पे ना जाएं बेशक। मगर ये डॉक्टर नाहिद ने अपने एक लेक्चर में बताया था बहुत शुरू में जब हमने उनकी क्लासेस ली थी। तो उन्होंने कहा था कि आप प्रैक्टिस में बटरफ्लाई नहीं किया जाता, ये हमारे जमाने हाँ में किया ट्रिपल। जाता था। हाँ ट्रिपल इंसिजन ही होता है आपके लिए अब। आप ट्रिपल इंसिजन ही होता है। हाँ अब ये बटरफ्लाई वाली और ये वाली सेंट्रल उसकी वो खत्म हो गई हैं बातें। वो अब कोई नहीं पूछेगा, वो बस आपसे रेडिकल वल्वेक्टमी अब एक ही ट्रिपल से ही दी जाती है बस। वो पहले होता था कि सेंट्रल में आपने कौन सा देना है, पेरी लेटरल पे आ रहा है तो कौन सा देना है, सेंट्रल इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या नहीं देना। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, रेडिकल वल्वेक्टमी या वाइड लोकल एक्सीजन, उसके अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कि आपने जो ट्यूमर मार्जिन नेकेड आई रखना है वो 2 सेंटीमीटर है। कुछ जगहों पे ये 1 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। ठीक है। और पैथोलॉजिकल मार्जिन जो 8 mm का फ्री होना। ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है कि आप यूरिथ्रा को डैमेज ना करें। ठीक है। इनकॉन्टिनेंस ना करें। अगर आपको लग रहा है कि जी मैं अगर इतनी वाइड लोकल एक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि मेरा इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, तो फिर उसको अंदर अंदर रह के करें। ठीक है। फिर मार्जिन फ्री ना भी आए तो फिर आप उसको कीमो रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है। तो स्टेज 2 के बाद तो आपकी आ ही जाती है, सर्जरी भी हो सकती है और कनकरंट कीमो रेडियोथेरेपी भी, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी चूंकि आपके लोअर यूरिथ्रा एंड और लोअर वजाइना इन्वॉल्व हो रहा है, एनएस इन्वॉल्व हो रही है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी आप तब ऑफर करें जब आपके स्फिंक्टर डैमेज ना हो। अदरवाइज आप कीमो रेडियोथेरेपी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जुमले बोलने हैं कि सर्जरी इज ऑलवेज रेडिकल वल्वेक्टमी विल बी डन नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड एनल स्फिक्टर एंड गट म्यूकोसा। ये जरूर बोलना है रेडिकल वल्वेक्टमी के साथ। ठीक है। जहां पे भी ये खदशा होगा तो आपने इफ फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज देन गिव कीमो रेडियोथेरेपी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर जुमला है, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जहाँ पे भी स्फिक्टर्स और ये आते हैं सारी स्ट्रक्चर्स, जो वल्वल इंस्पेक्टर हो गया या एनल इंस्पेक्टर हो गया, तो उसमें ये कहते हैं कि प्रेफर आप करें पहले कीमो रेडिएशन। बिल्कुल। लेकिन रेडिएशन की कॉम्प्लिकेशन में भी तो वो एक अलग बात स्ट्रक्चर्स है और ना। फिस्टुलाज। वो फिस्टुलास है ना, स्फिंक्टर्स तो नहीं ना कुछ को डैमेज। वो तो कीमो रेडियोथेरेपी की बड़ी हाई डोज जाएगी तो फिर आपके और मल्टीपल डोजेस जाएंगी तो बनते हैं, अदरवाइज इतनी जल्दी वो भी नहीं बनते। उनको भी 1 साल चाहिए होता है, 1 साल की रेडियोथेरेपी हो तो फिर बनते हैं, 1-2 सेशन से नहीं बनता वो। लेकिन अगर आप सर्जरी करके उसका स्फिंक्टर ही खत्म कर देंगे फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिस्टुला का तो फिर भी रिपेयर हो सकता है, स्फिंक्टर्स की बात हो रही है, फिस्टुलास की बात नहीं हो रही। स्फिंक्टर खत्म हो गए तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकती आप, स्फिंक्टर कहाँ से लाएंगी। फिस्टुला को तो कोई रिपेयर शेयर करने की ऑप्शन हो सकती है, 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद कोई आ जाए। स्फिंक्टर उड़ा देंगी तो फिर क्या करेंगे। फिर तो कुछ नहीं कर सकती, स्फिंक्टर तो कोई बना के आर्टिफिशियल कोई न्यू बना के लगाना मुश्किल हो जाएगा ना। वो फिर एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो जाएगी। बस स्फिंक्टर को डैमेज नहीं करना, सर्जरी सर्जरी अवॉइड कर देनी है। ठीक है। बाकी आपने ये रट्टा ही लगाना है स्टेजिंग का कि कहाँ पे क्या होती है तो कहाँ पे क्या होती है। ठीक है। रेडियोथेरेपी इसकी पूछी गई थी एक दफा के इलेक्ट्रॉन देते हैं फोटॉन देते हैं इसमें। ठीक है। इसमें वो एक्स्ट्रा बीम और वो वाली बातें नहीं होंगी, इसमें ये इलेक्ट्रॉन और फोटॉन वाली रेडियोथेरेपी दी जाती है। ठीक है। जी। अभी हमारे पास कल भी टाइम है वल्वल के लिए, कल वल्वल टीबी भी कर लेंगे और विन को भी डिस्कस कर लेंगे। विन का ट्रीटमेंट तो इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले आपने मेडिकल विन 1 में आपने मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, फिर उसके बाद देना है। वो मैंने आपको नया टोग शेयर कर दिया है, वो वाला पढ़ना है। मैंने तो खैर पुराना पढ़ा हुआ था लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थी, इसलिए फिर मैंने नया वाला नहीं पढ़ा था।
क्योंकि मैंने पुराना पढ़ा हुआ था टॉप, तो वही वो रिव्यू वाला पढ़ लिया था पहले मैंने आपसे, वो शेयर किया था, फिर मैंने अब एक नया आपको जो नया वाला आया था वो शेयर कर दिया। वो मैडम कल जरूर किसकी कर। बारी है आपके पास? कल किसका नाम था? ग्रुप में लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं है अब इस तरह से। कल वल्बल टीबी है ना, तो थोड़ा सा हम विन भी डिस्कस कर लेंगे, और साथ में हम हाँ इसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। कोई कल क्वेरी इससे रिलेटेड हो तो पहले पूछ लीजिएगा। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस वो सिर्फ इसी की वजह से आई हैं, दैट आर बिनाइन, ठीक है, उनका कुछ नहीं करना, ठीक है। मैडम ये जैसे क्वेश्चन हमें तो पता था कि वर्बल सी है, लेकिन जब हिस्ट्री सुन रहे थे तो वो जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग सब तो हम कह सकते हैं ना, हाँ, प्रेजेंटिंग इरेगुलर कंफ्यूजन। ब्लीडिंग के लिए आप पेरीमेनोपॉजल कर सकते हैं उसको। हाँ, आप यस यू कैन ठीक। आस्क फॉर द एंडोमीट्रियल बायोप्सी एज वेल। जब आप हम्म, बायोप्सी लेंगे, ईयूए करेंगे, तो वहां पे आप वल्वल बायोप्सी भी कर लेंगे, और वहां पे आप एंडोमीट्रियल बायोप्सी भी कर लेंगे। पैप स्मीयर तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो सर्विक्स का तो कोई भी लीजन निकल गया, वो इन्फ्लेमेटरी आ गया। हम्म, डॉक्टर कहते हैं इसके भी जब ईयूए करते हैं तो फिर हम बायो जिस तरह हमने सर्वाइकल में करते हैं कि मतलब एंडोमेट्रियल भी बायोप्सी करते हैं, इसमें तो नहीं इसमें भी लेते, करेंगे? इसमें नहीं लेते, इसमें क्योंकि उसको स्पॉटिंग हो रही है ना रेगुलर। हाँ, सिर्फ इस वजह से लेंगे ना, वैसे तो सिर्फ इस इसके वजह से, प्रोटोकॉल में वैसे नहीं बल्बल होगा। अगर लियन, अगर हम्म, इसमें स्पॉटिंग वाली एलिमेंट ना होता, तो फिर हम उसको हम्म। ना लेते। सिर्फ इचिंग होती, डिस्चार्ज होता, लीजन होता, वल्वल लीजन होती, तो बस फिर हम वही करते, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको स्क्रीन शेयर में आ रहा है ना अभी आपके पास, ठहरे एक मिनट, मैं दोबारा से करती हूँ एक। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, वो एक चार्ट होता है करने वाला, वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वो चार्ट है, इतनी इसमें नहीं है, इसमें होगा वो। ये पूरा वल्वल सीए का है कि कितना होता है, लाइकन सिक्लेरोसिस से 4 to 7% इसका इंक्रीज होता है। दो जो है, जो एचपीवी है, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड है, किसी ना एमसीक्यू की बुक में चार्ट था, रेखा में, वो मुझे ना बड़ा ही पसंद था, पता नहीं किधर है वो चार्ट, मैं देखती हूँ एक मिनट, इधर कहीं होगा, इसी के एंड पे मैंने पेस्ट कर दिया था कहीं पे, मुझे याद नहीं है कहाँ पे है वो। हम्म, वो देखिए बस अब बार अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड जो सीएस होते हैं ना, एक एक एचपीवी की वजह से होता है, एक सिक्लेरोसिस की वजह से होता है, ठीक है, वो जरूर देख लीजिए। मैम वो विन में जो है, विन वाला जो है, हाँ हाँ, विन के अंदर जो होता है, हाँ, डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड, विन की बात कर रही हूँ, वो वाला चार्ट, वो ठीक। बहुत अच्छा चार्ट है, वो जरूर करना है। विन वैसे आया नहीं कभी, पास्ट टॉक्स में नहीं देखा। बलवल सीए आया है, बलवल टीबी आया है, लेकिन वो नहीं आया, ठीक है। तो वल्वल टीबी की जिसका भी कल है, हम उसको स्ट्रक्चर डिस्कशन में करेंगे, ठीक है। शॉर्ट केस, चलिए शॉर्ट केस कर लेते हैं, हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, फिर हिस्ट्री के पॉइंट्स रह जाते हैं। चलिए, चलिए अब आप लोग भी थक गए, रेस्ट करें, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।